हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2020 की अध्यक्षता किसने की। तो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2020 की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी। और इस वर्चुअल समिट में किस बात पर चर्चा हो रही है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस वर्चुअल समिट में बिजनेसमैन, डिसीजन मेकर्स, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें चर्चा की जा रही है कि भारत की इकोनॉमी को 2025 तक किस तरह से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए और इसमें विदेशों से कैसे ज़्यादा निवेश हो पाए इंडिया में, उस बात पर चर्चा की गई। इंडिया से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा जाए विदेशों में, इस बात पर भी चर्चा की गई। तो वर्चुअल VGIR राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को चेयर किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। आपने सुना होगा कि इनके द्वारा जो है जुलाई में ही इन्हें कार्यवाहक प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, लेकिन अब जो है परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। कौन? हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। और इनसे पहले कौन थे? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद को जो है इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम जो है ये मणिपुर के हैं। और एक पॉइंट इनसे और ध्यान में रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट के एकमात्र हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं अभी तक। तो इन फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और ये मणिपुर स्टेट से हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो जर्नलिस्ट के खिलाफ जो क्राइम होते हैं, उनको मार दिए जाते हैं, उन पर कोई अटैक होते रहते हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ, तो उनके खिलाफ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कि किस तरह से जर्नलिस्ट पर अटैक ना हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाए। और जब जर्नलिस्ट नहीं होंगे तो कहीं से आपको सही खबर नहीं मिल पाएगी। और जो जैसे कि आपने बहुत जगह देखा भी होगा, बहुत सुना भी होगा, बहुत सारे ऐसे आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे कि जब कोई क्रिमिनल भी होता है तो उसे भी अपनी बात को पहुंचाने के लिए जर्नलिस्ट की ज़रूरत होती है बहुत बार। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ये किस दिन मनाया जाता है? ये 2 नवंबर को मनाया जाता है हर एक साल। तो ये ध्यान रखिएगा। इस बार इसका थीम था प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, प्रोटेक्ट द ट्रूथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, प्रोटेक्ट द ट्रूथ। और पिछले 14 सालों में 2006 से 2019 तक कम से कम 1200 के करीब जर्नलिस्ट मारे गए। और वहीं पे यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें उन जर्नलिस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है जो कि डेली बेसिस पर सफ़र करते हैं, डेली उन पर अटैक होते रहते हैं, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। और इनमें से 9 आउट ऑफ 10 केसेस द किलर्स गो अनपनिश्ड, यानी कि जो जो 10 किलर्स जो है उनमें से मात्र एक ही किलर्स को जो है जिन लोगों ने जर्नलिस्ट पर हमला किया उनमें से 10 में से एक ही किलर्स को जो है पनिशमेंट अभी तक मिला है। 9 किलर्स जो है वो अभी तक अनपनिश्ड हैं। तो ऐसे कुछ नियम कानून बनाया जाए कि कम से कम जर्नलिस्ट पर हमला हो और इस तरह से करा हो कि अगर किसी भी जर्नलिस्ट पर हमला हो रहा है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ दिया है या फिर कौन सा देश इससे निकल गया है। तो ऑफिशियली जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अलग हो गया है। कौन? USA। वैसे USA के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि अब हम फिर से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जुड़ जाएंगे जब वो शपथ लेंगे 20 जनवरी को। तो ये कहा गया है अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला कंट्री बना जो ऑफिशियली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को छोड़ दिया, USA। और एक चीज़ इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें अभी भी 189 कंट्रीज़ हैं पेरिस एग्रीमेंट के साथ। और ये जो एग्रीमेंट है कि क्लाइमेट को किस तरह से जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट, और जो ग्रीन हाउस गैस जो है उसका प्रभाव जो ज़्यादा आ रहा है उसको किस तरह से कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए उस गैस को, और कम जितना हो सके जो तापमान में जो वृद्धि हो रही है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण, उसको कम से कम किया जाए।
तो इसलिए है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिल वी विन इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो टिल वी विन इस पुस्तक के लेखक है चंद्रकांत लहारिया, गगनदीप कांग और रणदीप गुलेरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। तो इसके तीनों के लेखक हैं, और एक का नाम तो बहुत ही आप लोगों ने सुना होगा इस बीच में कोरोना के काल में, रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया ये अभी एम्स के डायरेक्टर हैं, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बुक में ये बताया गया कि कैसे हम कोरोना वायरस के समय में कोरोना वायरस के बीच में हम कैसे काम कर सकते हैं, कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं और कैसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और जब तक हम नहीं जीत जाते, टिल वी विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है या फिर किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये मनाया गया इस बार 5 नवंबर को, और ये हर एक साल 5 नवंबर को ही मनाया जाता है। और इसमें ये इस बार जो थीम था वो था प्रोमोटिंग नेशनल एंड लोकल रिस्क रिडक्शन प्लान, यानी कि एक नेशनल और लोकल जो है लेवल पे एक सुनामी से निपटने के लिए एक लोकल प्लान होना चाहिए कि किस तरह से उस सुनामी के खतरे को कम से कम किया जा सकता है। तो उस तरह का एक प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय द ईयर 2030 भी 2030 तक 50% जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन वो किस एरिया में रहेगा? कोस्टल एरिया में। और कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा सुनामी आने के खतरे होते हैं, वहीं पे सुनामी आते हैं कोस्टल एरिया में ही, और ये बहुत सारे फ्लड, बाढ़, स्टॉर्म्स लाते हैं जिससे हज़ारों की संख्या में लोग मरते हैं। तो किस तरह से एक प्लान लाया जाए लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जिससे कि सुनामी का जो खतरा है वो कम से कम किया जा सके। सुनामी जो है ये एक जापानीज़ वर्ड है, और सु का मतलब होता है हार्बर और नामी का मतलब होता है वेव, यानी हार्बर के पास जो वेव आता है, जो सुनामी आती है। और ये क्यों आता है सुनामी? तो अर्थक्वेक के कारण भी आ सकता है सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी, सबमरीन लैंडस्लाइड के कारण, और कोस्टल रॉक फॉल्स के कारण, यानी जो कोस्टल जो रॉक जो होते हैं वो गिर जाते हैं समुद्र में, तो उससे भी सुनामी आ सकती है। तो ये बताया गया है। तो किस तरह से एक लोकल प्लान होना चाहिए जिससे कि सुनामी को एंटिसिपेट किया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि पर्यावरण के नुकसान को जो है वार के समय में, आर्म कॉन्फ्लिक्ट के समय में किस तरह से बचाया जाए, पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, उसके एक्सप्लॉइट को। तो इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर एक साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। मान लेते हैं कि कोई कहीं आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उस एरिया का जो है सॉइल जो है वो पूरी तरह से अनफर्टाइल हो जाएगा, वो बारूद, पूरा धुआं, तो इस तरह से वहाँ पे आगे जाके खेती होने में परेशानी होगी। फिर वो एरिया कैप्चर हो जाता है, वहाँ पे अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गोल्ड, ऑयल, तो इस चीज़ों पे कब्जा कर लिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि पर्यावरण को नुकसान होता है, और साथ ही साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट के समय में, वार के समय में जो है हम इन्वायरमेंट को पूरी तरह से भूल जाते हैं, बस हम ये देखते हैं कि कौन मरा कौन जिंदा है। तो इन्वायरमेंट को बचाना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बात भी सही है। और वार के समय में ये इनकी बहुत ही ज़्यादा क्षति होती है इन्वायरमेंट की, तो इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को हर एक साल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना प्रमुख जनरल एम एम नरावने को किस देश की सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया, यानी कि जो हमारे अभी आर्मी चीफ जनरल हैं एम एम नरावने, उनको किस देश के चीफ ऑफ आर्मी के पद से सम्मानित किया गया, किस देश के? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा नेपाल। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि ये परंपरा जो है नेपाल और इंडिया की भी चलती आ रही है। इससे पिछले वर्ष यानी कि 2019 में जो नेपाल के आर्मी चीफ जनरल थे, क्या था उनका नाम? 2019 में इनको पद से सम्मानित किया गया था, किनके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से सम्मानित किया गया। इनका नाम था पूर्णचंद्र थापा, पूर्णचंद्र थापा। और इस बार जो है नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने चीफ ऑफ नेपाल आर्मी के पद से सम्मानित किसको किया है? आर्मी चीफ जनरल एम एम नरावने को। तो ये नेपाल की यात्रा पे गए थे एम एम नरावने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया? तो सतीश प्रसाद सिंह जो है ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे? ये मात्र 5 दिनों तक ये मुख्यमंत्री बने थे, और ये बने थे बिहार के मुख्यमंत्री।
और ये बिहार के छठे मुख्यमंत्री और सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। और इनका निधन हो गया सतीश प्रसाद सिंह का। और आपको पता होगा कि अभी जो ये जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 तारीख हो गए हैं और रिजल्ट लगभग लगभग आ चुका है। और इसमें जो जीत है वो लगभग लगभग एनडीए की हुई है। तो फिर से देखते हैं कि क्या फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर कोई और बन के आता है या फिर किसी और पार्टी की सरकार आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी। तो प्रियंका राधाकृष्णन ये आप देख रहे हैं और अगर आप इनको पहचान गए होंगे तो इसका आंसर भी आसान हो जाएगा। ये है जैकिंडा आर्डन। और जैकिंडा आर्डन जो है ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, न्यूजीलैंड। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी हैं। अच्छा, इनको किस चीज़ का मंत्री बनाया गया? इन्हें डाइवर्सिटी इंक्लूजन एंड एथनिक कम्युनिटीज़ की ये मिनिस्टर बनी हैं प्रियंका राधाकृष्णन। ये इंडिया में किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये केरला से बिलोंग करती हैं प्रियंका राधाकृष्णन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा गया है टी बंदोपाध्याय के द्वारा, तमल बंदोपाध्याय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित यानी कि सोलर पावर ट्रेन जो है किस राज्य में शुरू की गई है? ये एक मिनिएचर ट्रेन है यानी कि एक बहुत ही छोटी ट्रेन है। इसमें मात्र 3 बोगियां हैं और ये ट्रेन जो है बस 2.5 किलोमीटर तक चलेगी और इसमें लगभग 45 से 50 लोग बैठ सकते हैं, बैठने की जगह है इसमें। तो ये एक टूरिस्ट टाइप का ट्रेन है जो कि 2.5 किलोमीटर तक चलेगी और ये स्टार्ट किया गया है केरला में। और ये भारत की पहली सोलर पावर ट्रेन होगी जो कि केरला में चलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 1000 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो यहाँ पे अगर मैं T20 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसमें इंक्लूड है IPL भी। जितने सारे T20 मैच होते हैं 20 ओवर के मैच होते हैं, इसमें सारा मैच सारा जो क्रिकेट है वो इंक्लूड है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर IPL क्रिकेट हो। तो इसमें T20 क्रिकेट में 1000 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल। वहीं पे दूसरे नंबर पे कौन है? किरण पोलार्ड। तो ये दोनों वेस्ट इंडीज़ के ही हैं और तो इसका क्या आंसर होगा? क्रिस गेल। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल, अगर IPL में बात करें तो IPL में भी सबसे ज़्यादा जो सिक्सेस हैं वो क्रिस गेल के ही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला टायर पार्क किस शहर में खुलेगा? तो भारत का पहला टायर पार्क, जो हम बात कर रहे हैं व्हीकल टायर के बारे में, बाइक हो, कार हो या फिर ट्रक बस, जिसके भी टायर हों, तो उसका एक पार्क बनाया जाएगा यानी कि वेस्ट को जो है पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा। और तो ये पार्क जो है पहला कहाँ पे बनेगा? कोलकाता में। इंडिया में पहला टायर पार्क बनेगा कोलकाता में। स्टेडियम हो सकता है तो वेस्ट बंगाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर एक साल 7 नवंबर को मनाया जाता है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। वहीं पे अगर हम बात करें वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। वर्ल्ड कैंसर डे ये हर एक साल मनाया जाता है 4 फरवरी को, कहीं पे आप लिख लीजिएगा। और ये इंडिया में मनाया जाता है कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कि क्या कदम उठाया जाए जिससे कि कैंसर के जो पेशेंट हैं वो कम से कम हो, कैंसर की समस्या लोगों में कम से कम हो, कैंसर के प्रति लोग जागरूक हो कि कैंसर कितनी भयानक बीमारियां है। WHO के अनुसार कैंसर के बारे में ये कहा गया कि कैंसर जो है दूसरी बड़ी सबसे कारण है मौत की, यानी कि मरने वालों में जो है दूसरा सबसे बड़ा कारण है कैंसर। और इसमें कैंसर बहुत तरह के होते हैं, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं। तो इसमें यह बताया गया 2008 के हिसाब से कि लगभग 18 मिलियन केस थे 2018 में कैंसर के। वहीं पे इंडिया में 18 मिलियन में से 1.5 मिलियन थे, यानी कि 15 लाख केस थे इंडिया में 2018 में कैंसर के। वहीं पे 2018 में जो है 8 लाख लोग मरे थे। दुनिया में नहीं, इंडिया में 8 लाख लोग मरे थे और दुनिया में अगर बात करें तो 95 लाख लोग मरे थे कैंसर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक इनिशिएटिव की शुरुआत की है?
तो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है DMC के द्वारा, यानी कि देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। यानी कि एक तो कचरा भी कम होगा, आप कचरा हर जगह नहीं फेंकेंगे और आपको कोरोना वायरस से भी मुक्ति मिलेगी। यानी कि जो अब कचरे जो है उसमें कमी आएगी, लोग कचरे को जहाँ तहाँ नहीं फेंकेंगे और जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है जो कि ठंड में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है वो भी कम होगा, लोग मास्क पहनेंगे। इसके तहत पहले जो है ये बोला गया है सरकार के द्वारा और DMC के द्वारा कि हम पहले चरण में 5,000 मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कितने लोग प्लास्टिक कचरा को देकर मास्क लेते हैं। तो चलिए अब जो न्यूज़ है, आज हम ज़्यादा न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और लगभग इसमें 8 से 10 न्यूज़ है और सभी के सभी न्यूज़ सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो पहला न्यूज़ है, फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज बिगिंस इन बे ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट फेज का जो मालाबार एक्सरसाइज है वो ख़त्म भी हो चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो मालाबार एक्सरसाइज है ये इसका 24वां एडिशन था, 24वां संस्करण था। और इस बार इसमें किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, US, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसमें 4 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। और इस बार जो फर्स्ट फेज जो था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, बे ऑफ बंगाल में। फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो सेकंड फेज का भी आयोजन किया जाएगा और सेकंड फेज का आयोजन जो है ये नवंबर में ही किया जाएगा। और कब, तो कहाँ पे, तो अरेबियन सी में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अरेबियन सी में किया जाएगा इसको, सेकंड फेज का मालाबार नेवल एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन नेवल शिप एरावत रीचेज पोर्ट सूडान एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 2। इंडियन नेवल शिप जो है INS शिप एरावत जो है ये सूडान के पोर्ट पर पहुंच गई है मिशन सागर 2 के पार्ट के तहत। अब ये मिशन सागर क्या है, तो मिशन सागर के तहत जो है इंडिया ने फूड और जो मेडिसिन जो सप्लाई हैं वो सप्लाई करता है अपने नेबरिंग कंट्री को, जो मेरीटाइम जो कंट्री हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पहले चरण में जो है मई जून में जो है मालदीव्स, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को फूड और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इंडिया के द्वारा मिशन सागर के तहत। और वहीं पे अभी जो है जो एरावत जो है ये सूडान के पोर्ट पे पहुंचा है और सूडान के साथ साथ साउथ सूडान को, जिबूती को और एरिट्रिया को फूड डिलीवर करेगा मिशन सागर 2 के तहत INS एरावत। तो नाम भी ध्यान रखिएगा, मिशन का क्या नाम है ये भी ध्यान रखिएगा, शिप का भी क्या नाम है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था सागर के लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसके तहत ये पहुंचाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, इन्हांस्ड पिनाका रॉकेट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। तो ये हम बात कर रहे हैं रॉकेट के बारे में, ना कि मिसाइल के बारे में। मिसाइल को छोड़ने के लिए रॉकेट भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए पिनाका रॉकेट को जो है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड किया गया। और पिनाका रॉकेट जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा। और DRDO के पुणे बेस्ड लेबोरेटरीज आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, इसके द्वारा डेवलप किया गया है पिनाका रॉकेट। और इसने सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया। ए टोटल ऑफ 6 रॉकेट्स वर लॉन्च इन क्विक सक्सेशन एंड द टेस्ट मेट कंप्लीट मिशन ऑब्जेक्टिव्स। फिर नेक्स्ट और सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडियाज लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 लॉन्च्ड सक्सेसफुली, 9 सैटेलाइट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो पुट इनटू ऑर्बिट। यानी कि इंडिया ने जो है अभी इस बार का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वर्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। और सैटेलाइट का नाम क्या था, EOS-01, जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो PSLV C49। और साथ ही साथ इंडिया ने इसमें 9 और विदेशी सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। कौन कौन किस किस देश के सैटेलाइट थे इसमें, तो इसमें सैटेलाइट थे US के, लग्जमबर्ग के और लिथुआनिया के। लग्जमबर्ग, US और लिथुआनिया के सैटेलाइट थे इसमें, जो और भी 9 सैटेलाइट थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो बाइडेन टू बी नेक्स्ट US प्रेसिडेंट और कमला हैरिस बिकम फर्स्ट वुमेन इन अमेरिकन हिस्ट्री टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। तो कमला हैरिस जो है ये
पहली महिला होंगी अमेरिका की जो कि वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंट की जाएंगी। और जो बाइडेन जो है अगले राष्ट्रपति होंगे, ये 46वें राष्ट्रपति होंगे। कौन? तो जो बाइडेन अमेरिका के। और ये किस पार्टी के हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के। और वहीं पे इन्होंने किसको हराया है? डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे। और ये बहुत कम ही बार हुआ है, 3 ही बार हुआ है कि कोई एक टर्म के बाद प्रेसिडेंट हार गया हो, प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन था वो हार गया हो। और जो बाइडेन को अभी तक जो वोट मिले हैं, अभी तक भी कहीं कहीं काउंटिंग हो रहे हैं, लेकिन लगभग ये तय समझिए कि 290 जो है इनका सीट कंफर्म हो गया है। और जो प्रेसिडेंट के लिए जो सीट चाहिए वो चाहिए 270। और वहीं पे ट्रंप के पास बस 214 सीटें हैं। तो जो बाइडेन के द्वारा जो एक हिस्ट्री बनाई गई, कौन सी हिस्ट्री? कि जो बाइडेन ने सबसे ज़्यादा, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। कितने वोट? 7,68,00,000 वोट हासिल किए जो बाइडेन ने। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने 7,18,00,000 वोट हासिल किए। 50 लाख वोटों के अंतर से ये पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कहा गया कि प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मेल जो बैलेट जो वोट है, पोस्टल बैलेट वोट, इससे ट्रंप को नुकसान हुआ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये गिनना सही नहीं था, इस वोट को काउंट को वहीं पे रोक दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं और ये 20 जनवरी को प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड इटली साइन 15 एग्रीमेंट्स इन वेरियस सेक्टर। तो इंडिया और इटली के बीच कितने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए? तो इंडिया और इटली के बीच 15 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। और ये वर्चुअल समिट आयोजित किया गया था नरेंद्र मोदी और इटालियन काउंटरपार्ट गुसेप कॉन्टे के बीच। तो इसमें 15 जो सेक्टर थे, इसमें आप देख सकते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस कॉपरेशन पर चर्चा की गई और इसमें एग्रीमेंट पर साइन किए गए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि सेकेंड बैच ऑफ 3 राफेल एयरक्राफ्ट लैंड्स एट जामनगर एयरबेस इन गुजरात। तो पहला जो बैच था राफेल का, राफेल विमान का, वो कहाँ पे आया था? अम्बाला। और जो सेकेंड बैच है ये उतरा कहाँ पे है? जामनगर एयरबेस में, गुजरात में। और हर एक यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक 2-3 महीनों में 2 से 3 से 4 राफेल जेट्स आते रहेंगे। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप 8 घंटे में फ्रांस से इंडिया राफेल विमान आए। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि प्रकाश जावड़ेकर कांग्रेचुलेट्स पन्ना टाइगर रिजर्व फॉर रिमार्केबल वर्क ऑन टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसने बहुत ही अच्छा काम किया। इसीलिए पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश हैज नाउ बिन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये पूछा सकता है कि किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, ये या फिर किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर का रिजर्व किया गया। तो पन्ना, और पन्ना जो है पन्ना टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में है ये भी पूछा सकता है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर आपको पता होगा कि अभी हाल ही में टाइफून रोली, या फिर जिसे गोनी भी कहते हैं, टाइफून रोली या गोनी ने फिलीपींस को हिट किया है। तो दोनों नाम आए तो कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों नाम लिख दिया है। इसमें अभी तक जो है 20 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है टाइफून गोनी की वजह से, जिसने फिलीपींस को हिट किया। वैसे पहले पता चल जाने के कारण जो है फिलीपींस को लगभग जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता वहाँ से पूरी तरह से वैकेट कर दिया गया था, खाली करा दिया गया था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इसमें 20 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। तो ये वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको मुझे आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।